हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 26 ऑन कानूनी शहादत आर्डर 1984 के अंदर हमने हमारे पास आर्टिकल्स 13 तक डिस्कस किया था, मगर हमारा जो लेक्चर है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसकी वजह से आज हम आर्टिकल 13 से ही स्टार्ट करेंगे। बेयर रीडिंग चल रही है हमारी। आर्टिकल 13 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस। जो विटनेस है एज अ विटनेस कोर्ट में पेश हो रहा है, एज अ पार्टी नहीं। उसका जो टाइटल डीड है उसको कोर्ट में पेश कराने के लिए जो प्रोसीजर है वो नॉट अ पार्टी, जो कि कोर्ट के अंदर वो पार्टी नहीं है। आइए देख लेते हैं उसकी बेयर रीडिंग। नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट। कोई भी विटनेस जो कि उस सूट के अंदर पार्टी नहीं है, शल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स। उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। शल वर्ड जब आ जाता है तो आप समझ लें कि ये मैंडेटरी है। उसको कभी भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने दस्तावेजात पेश करे। ठीक है। टू एनी प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की कोई भी मिल्कियत का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, और एनी डॉक्यूमेंट इन विच ऑफ विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी एज प्लेजी और मोर्गेजी, या फिर एज अ प्लेजी या फिर एज अ मोर्गेजी की तौर पर जो प्रॉपर्टी ये रख के बैठा है उसके डॉक्यूमेंट्स। आ रही बात समझ में? जो ऐसे दस्तावेजात जो कि एज अ प्लेजी या फिर एज अ मोर्गेजी की भलाई से वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के बैठा है, उसको प्रोड्यूस करने से वो इनकार कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ कर सकता है और उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मोर्गेजी और प्लेजी क्या है, पहले मैं डिस्कस कर रहा था, हमारी बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। मोर्गेजी कौन है और प्लेजी कौन है? मोर्गेज के अंदर जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है, रखवाने वाला मोर्गेजर, और जिसके पास रखवाता है वो मोर्गेजी। फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज की किसके पास? बी के पास। ए क्या हुआ? मोर्गेजर, और बी क्या हुआ? मोर्गेजी। तो फिर यहाँ पर बी क्या है? मोर्गेजी है, जिसकी प्रॉपर्टी गिरवी है। मोर्गेज हमेशा हमेशा याद रखें इमूवेबल प्रॉपर्टी की मोर्गेज होती है। जैसा कि बैंक वगैरह में हम लोन लेते हैं ना, ठीक है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ज़मीन जायदाद या फिर प्लाट वगैरह पे, तो फिर वो मोर्गेज होता है। और प्लेज मीन्स हमारे पास प्लेजी किसके अंदर कहा जाता है? जब प्लेज करते हैं आप, प्लेज मीन्स कोई भी आप अमानत के तौर पे रखते हैं और उनसे वो जो आप कोई इमूवेबल हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी के पास रखते हैं, जैसा कि मोबाइल वगैरह, अपनी कीमती चीज़ रख के उसके बदले आप कर्ज लेते हैं, डेप्थ लेते हैं, तो फिर वो प्लेज कहलाएगा। और रखने वाला, गिरवी रखने वाला, उसको ये आप बोल दें कि गिरवी है, गिरवी रखने वाला प्लेजर, और जिसके पास गिरवी रखवाई जाती है उसको कहा जाता है प्लेजी। ठीक है। एज अ प्लेजी, एज अ मोर्गेजी, अगर कोई प्रॉपर्टी ये रख के बैठा है तो फिर उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को पेश करवाने के लिए इसको कंपेल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है एज अ विटनेस की, जबकि वो पार्टी नहीं, ये सिर्फ विटनेस है। और विटनेस जिस चीज़ का वो विटनेस है उस बात से रिलेटेड ये गवाही दे सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, और ऐसे दस्तावेजात की पे हमारे पास ऐसे दस्तावेजात को पेश करना जिससे वो कसूरवार हो जाए खुद, जिससे वो खुद मुजरिम हो जाए। अनलेस ही हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम विथ द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड्स आर सम रीजन्स थ्रू हुम ही क्लेम्स, या फिर जिस शख्स की वो डॉक्यूमेंट्स है उससे अगर वो कंसेंट लेता है, एग्रीड हो जाता है। ठीक है। एग्री मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोई एजेंट्स है, तो फिर एजेंट्स किससे परमिशन लेगा? अपने प्रिंसिपल से। ठीक है। अगर एडवोकेट है तो फिर किससे परमिशन लेगा? अपने क्लाइंट से। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी तरह अगर मॉर्गेजी है तो किससे कंसेंट लेगा, किससे एग्री होगा? अपने मॉर्गेजर से। ठीक है। अगर ट्रस्टी है तो किससे लेगा? एग्जीक्यूटर से।
परमिशन लेगा, उसके बाद ही ये जो है रिटन में एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही ये प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर जो शख्स उनके बिहाफ पर क्लेम कर रहा है उस शख्स को भी ये पेश कर सकता है, उससे शर्त यह है कि उससे कंसेंट लेकर, जो असल मालिक है डॉक्यूमेंट्स का उससे। ये तो प्लेजी हैं, ये तो गिरवी रखने वाले हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर आगे हम चले जाते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच एन अदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 दोनों ही एक दूसरे की क्रॉस रेफरेंस है, सेम प्रोटेक्शन है जैसा कि आर्टिकल 13 के अंदर है। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एज अ विटनेस पेश हो रहा था, यहाँ पर कोई भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ विटनेस को मजबूर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 14 के अंदर किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो ऐसे दस्तावेजात पेश करे जो कि असल में हमारे पास रियल ऑनर जो है वो, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर रियल ऑनर के पास होते तो फिर वो इनकार कर सकता था। उन सूरत में ये जो हमारे पास पार्टी है इस शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स पेश करे। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। नो वन शैल बी कंपेयर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो दस्तावेजात पेश करे इन हिज पोजीशन, जो कि इसके कब्जे के अंदर है, विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, जो कि दूसरे शख्स का वो हक रखता है, जो कि दूसरा शख्स उन पर हक रखता है कि वो प्रोड्यूस करने से इनकार कर सके, इनकार करने का हक रखता है। इफ़ दे वर इन हिज पोजीशन, अगर वो उनकी पोजीशन में होती, अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, अगर वो शख्स इजाज़त दे देता है, मीन्स रजामंदी दे देता है, तो फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है। फॉर एग्जांपल असल मालिक है हमारे पास, जैसा कि मैंने बात की आपको एजेंट और प्रिंसिपल की। असल डॉक्यूमेंट का मालिक कौन है? प्रिंसिपल। वो अपने एजेंट के पास डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। अब ये जो एजेंट्स है इसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स असल मालिक है इनका, हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो असल मालिक है, एजेंट असल मालिक नहीं है। अगर यही डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिंसिपल के पास होते तो प्रिंसिपल इनकार कर सकता था, रिफ्यूज़ करने का हक रखता था, पेश करने से इनकार करने का हक रखता था, ठीक है, रखता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर प्रिंसिपल इजाज़त दे दे तो ये एजेंट पेश कर सकता है। इसी तरह हमारे पास एडवोकेट के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी क्लाइंट के हैं, अगर एडवोकेट जो है, एडवोकेट को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स पेश करे कोर्ट के अंदर। अगर यही डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के पास होते तो फिर क्लाइंट उसे इनकार हमारे पास पेश करने के इनकार करने का हक रखता था। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर यही शख्स इजाज़त क्लाइंट इजाज़त दे दे एडवोकेट को तो एडवोकेट पेश कर सकता है। आगे चलते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 बात करता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। अब जो विटनेस है सिर्फ इस बुनियाद पर इनकार नहीं कर सकता है जवाब देने से कि अगर मैं जवाब दूंगा तो जो है मैं खुद जो है कसूरवार बन जाऊंगा। सिर्फ इस बुनियाद पर एज अ विटनेस जो शख्स आ रहा है वो जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। जब कोई भी शख्स एज अ विटनेस बॉक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये ए है, ए अगर विटनेस बॉक्स के अंदर आ गया है ए गवाही देने के लिए, ठीक है, अब वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता, सिर्फ इस बुनियाद पर कि सर मैं अगर ये गवाही दूंगा, ये बात करूंगा तो फिर मैं खुद जो है फंस जाऊंगा। सिर्फ इस बुनियाद पर ये गवाही देने से इनकार नहीं कर सकता। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू। कोई भी मैटर इन इशू है जो फसाद की जड़ है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है, विटनेस से जो विटनेस आया है उससे करते हैं,
ठीक है। इन एनी सूट, किसी भी सूट के अंदर, आर इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, किसी सिविल या क्रिमिनल हमारे पास केस के अंदर, अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट, जो विटनेस है शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, वो इनकार नहीं कर सकता है, वो जो है उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी इस बुनियाद पर कि अगर मैं गवाही दूंगा तो मैं खुद जो है फंस जाऊंगा, मैं खुद जो है कसूरवार ठहरा सकता हूँ। सारी बात समझे। आर मे टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, या फिर उसका रुझान जो है उसको एक एक कसूरवार हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कसूरवार उसको ठहरा सकता है। सच विटनेस आर दैट इट विल एक्सपोज आर टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज सच विटनेस टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर आर ऑफ एनी काइंड। और एक ये भी ग्राउंड रख सकता है कि अगर सर मैं गवाही दूंगा तो मुझे किसी किस्म की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है, पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर मैं गवाही दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी फॉरफीट की जाएगी, मीन्स मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी, इसलिए मैं गवाही नहीं दे सकता। इस ग्राउंड पे वो मना नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में। इसी बुनियाद पर कि अगर मैं गवाही दूंगा तो मैं खुद जो है मुजरिम बन जाऊंगा, कसूरवार बन जाऊंगा, या फिर मैं गवाही दूंगा तो फिर मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर मैं गवाही दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। अब तीनों ग्राउंड पर ये जो है इनकार नहीं कर सकता है जवाब देने से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं, इसके अंदर प्रोवियो दिया गया है एक, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव। कोई भी शर्त यह है कि कोई भी ऐसा जवाब जो कि एक विटनेस को मजबूर किया जा सकता है वो ऐसा जवाब देने के लिए, शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा अगर उसको मजबूर किया जाता है, ठीक है, ऐसी गवाही देने के लिए, और फिर वो जवाब देता है, उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी कार्रवाई होगी। और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम एंड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या फिर किसी हमारे पास क्रिमिनल केस के अंदर उसके अगेंस्ट में ऐसी साबित नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझ में। एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर, मगर शर्त यह है कि अगर वो शख्स जो है जो गवाही दे रहा है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो मगर वो गवाही सच्ची दे, अगर झूठी देगा तो फिर उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स होगी, वो प्रोसीडिंग्स हमारे पास कहलाएगी परजरी। आ रही बात समझ में। इसने परजरी कमिट की, मीन्स झूठी गवाही दी है। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 बात करता है पार्टनर की, अकॉम्प्लाइस। वर्ड अकॉम्प्लाइस का मतलब है जुर्म जो करते हैं, शरीक जुर्म, मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग जब कोई हमारे पास क्राइम करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं, तो फिर जो भी क्राइम कमिट कर रहे हैं वो सब क्या हैं, अकॉम्प्लाइस हैं, वो सब शरीक जुर्म हैं। आ रही बात समझ में। आर्टिकल 16 अकॉम्प्लाइस। अकॉम्प्लाइस वर्ड का मतलब आप समझ लें पार्टनर, मतलब जो अफेंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी ने, तीनों ने मिलकर बैंक डकैती की, बैंक के अंदर इन्होंने डकैती मारी, ठीक है। अब सी पकड़ा जाता है, ठीक है, सी पकड़ा जाता है, उसके बाद सी की गवाही के रिलेटेड ये हमारे पास आर्टिकल है। आइए इसकी बैरिटी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल 16 अकॉम्प्लाइस। एन अकॉम्प्लाइस शैल बी कॉम्पिटेंट। एक अकॉम्प्लाइस जो है शरीक जुर्म, वो क्या होगा, अहल होगा, हमारे पास काबिल गवाही होगा, मीन्स हमारे पास एडमिसिबल एविडेंस उसकी होगी, उसकी एविडेंस एडमिसिबल होगी। विटनेस वो काबिल हमारे पास अहलियत वाला गवाह होगा। अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन, किसी अक्यूज शख्स के खिलाफ। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन अफेंस पनिशेबल विथ हद, मगर शर्त यह है कि जो अफेंस है वो पनिशेबल हद ना हो। आ रही बात समझ में। जो हदूद ऑर्डिनेंस में है, जिसकी सजाए मौत या फिर
हमारे पास सजाए उम्र कैद ना हो, उसके अलावा जो भी केस हैं उनके अंदर जो अकॉम्प्लाइज की एविडेंस है वो कॉम्पिटेंट एविडेंस कहलाएगी एज अ विटनेस। एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। और सिर्फ इस बुनियाद पर अगर एक अकॉम्प्लाइस दूसरे अकॉम्प्लाइस के अगेंस्ट में कोई एविडेंस देता है, ठीक है, टेस्टिमनी अपनी करवाता है, टेस्टिफाई होता है, तो फिर उसके टेस्टिमनी होने के बाद, उस एविडेंस के बाद अगर अकॉम्प्लाइस को सज़ा हो जाती है तो फिर उसकी कन्विक्शन सिर्फ इस बुनियाद पर इलीगल हम नहीं ठहरा सकते कि ये जो इसकी एविडेंस थी जो हमारे पास अकॉम्प्लाइस की, दूसरे अकॉम्प्लाइस के अगेंस्ट में जिसको सज़ा हुई है, अब इसकी एविडेंस जो है वो कॉरोबोरेट नहीं थी, मतलब अनकॉरोबोरेटेड थी, मतलब तस्दीक शुदा नहीं थी, किसी और एविडेंस से इसको सपोर्ट नहीं किया गया था। आ रही बात समझ में? यहाँ आपको मैं मिसाल से समझा दूँ। ए, बी और सी ये तीनों बैंक डकैती करते हैं, मतलब तीनों ने मिलकर अफेंस किया, ठीक है, ए, बी और सी। अब तीनों यहाँ पर अकॉम्प्लाइस है, ए भी अकॉम्प्लाइस है, बी भी अकॉम्प्लाइस है, सी भी अकॉम्प्लाइस है। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब तीनों ने मिलकर जुर्म किया है तो फिर तीनों अकॉम्प्लाइस है। अब सी यहाँ पर पकड़ा जाता है, ठीक है, सी पकड़ा जाता है तो फिर सी बी, ए और बी का नाम लेता है, मतलब ए सी क्या है, सी अकॉम्प्लाइस है, सी कहता है मेरे साथ ए और बी दोनों थे, हमने मिलकर डकैती की है, ठीक है। तो फिर सी जो है वो क्या है, हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेस है ए और बी के अगेंस्ट में। मगर कोई एक ऐसी हमारे पास जुर्म है, कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर ए, बी और सी तीनों मिलकर ऑफेंस करते हैं। ऑफेंस कौन सा करते हैं? मर्डर करते हैं किसी का, ठीक है, या फिर रेप करते हैं जिसकी सजाए मौत है या फिर उम्र कैद। अब सी पकड़ा जाता है, सी बी और ए के अगेंस्ट में एविडेंस देता है, ठीक है, अपनी गवाही देता है कि मैंने अकेले ने मर्डर नहीं किया, मैंने अकेले ने रेप नहीं किया, मेरे साथ ए भी था, बी भी था। तो फिर अब यहाँ पर सी की जो एविडेंस है वो कॉम्पिटेंट तो विटनेस है, इसकी एविडेंस तो एडमिसिबल है, मगर इसको कॉरोबोरेट किया जाएगा। हरी बात समझिए, तस्दीक की जाएगी कि कहीं ये अपना बर्डन बी पर तो शिफ्ट नहीं कर रहा, कहीं ये अपना बर्डन ए पर तो शिफ्ट नहीं कर रहा, कहीं ये किसी रिवॉर्ड के लालच में तो किसके खिलाफ ये बयान नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हमारे पास इंक्वायरी के बाद ही इसको इसकी एविडेंस पर ही कन्विक्शन देंगे। अगर सी कहता है कि मेरे साथ ए और बी था तो फिर इसको डायरेक्ट सज़ा दी जाए इसके कहने पर, तो ये तो नाजायज़ ही होगी। मगर पहले इंक्वायरी की जाए जुडिशियल कि वाकई ए और बी साथ थे या नहीं, अगर साथ हैं तो फिर इसको कन्विक्शन दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या बात करता है? अहलियत एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अब अहलियत गवाहों की, और गवाहों की तादाद कितनी होनी चाहिए, कौन गवाह जो है कॉम्पिटेंट है और कितने गवाह होने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हु में टेस्टिफाई, कि कौन गवाही देगा, कौन गवाही दे सकता है। तो आइए देख लेते हैं, इसकी बैरिडिंग कर ले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई, एक शख्स की अहलियत गवाही देने के लिए, ठीक है, एक शख्स की अहलियत जो है गवाही देने के लिए, एंड द नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड इन एनी केस। अब जो तादाद जो रिक्वायर है, जो तादाद की ज़रूरत है, कि गवाहों की तादाद की जो ज़रूरत है किसी भी केस के अंदर, शैल बी डिटरमाइंड, उसका तयन की जाएगा, उसको मुकर्रर किया जाएगा किसके अंदर? इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की हिदायतें हैं उनके मुताबिक, एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जो कि कुरान और सुन्ना के अंदर बताए गए हैं, उसके मुताबिक ही हम
मुकर्रर करेंगे कि इसके अंदर कितने गवाह होने चाहिए और गवाह कौन होना चाहिए। ठीक है, कौन गवाह होगा विटनेस और कितने विटनेस हो किसी भी पर्टिकुलर केस के। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है, रेप कमिट हुआ है कहीं पर, ठीक है, तो फिर रेप का विटनेस कौन होगा, हु, ठीक है, कि रेप के विटनेस कितने होंगे, ठीक है, इसकी नंबर कितना नंबर होगा, मीन्स कितने विटनेस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होंगे, यही बात करता है। अरे बस, तो फिर ये डिटरमाइन हम कहाँ से करेंगे, ये डिटरमाइन हम इस्लाम के इंजंक्शन हैं उनसे डिटरमाइन करेंगे, जैसा कि हमारे पास होली कुरान और सुन्ना में दिए गए हैं। आइए देख लेते हम। सब आर्टिकल 2 बात करता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ। अगर किसी पाकिस्तान के कोई स्पेशल खास कानून के अंदर बताया गया है कि इस ऑफेंस से रिलेटेड, इस ऑफेंस के अंदर इतने गवाहों की ज़रूरत है, तो फिर वो बात प्रिवेल करेगी। अगर नहीं तो हमारे पास कुरान और सुन्ना के अंदर जो भी तादाद और अहलियत बताई गई है गवाहों की, वही प्रिज्यूम की जाएगी और वहीं से ही हम अपने नंबर और गवाहों की अहलियत लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी स्पेशल लॉ, जैसा कि हमारे पास हुदूद ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि हमारे पास किसी स्पेसिफिक जुर्म की कितनी सज़ा होगी, आ रही बात समझ में, कितनी सज़ा होगी, कौन गवाह होगा, कितने गवाह होंगे। और अगर कोई स्पेशल लॉ है, जैसा कि स्पेशल लॉ हम देख लेते हैं, हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट है या फिर एंटी टेररिज्म एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हर एक ऑफेंस की अपनी सज़ा है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ जो है वो जनरल लॉ पर प्रिवेल करता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। इसके अंदर 2 आ जाते हैं, ए और बी। अब नंबर ए बात करता है इन मैटर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस इफ रिड्यूस इन राइटिंग। अब फ्यूचर ऑब्लिगेशन से मुतालिक जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जो लिखत में किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है, ए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है बी से, तो फिर बी जो है ए को एग्रीमेंट लिख के दे रहा है और उससे 10 लाख रुपए ले रहा है, एग्रीमेंट लिख के दे रहा है और फ्यूचर ऑब्लिगेशन दे रहा है ए को कि मैं आपको इस टाइम पर लिख के दूंगा, ठीक है। तो फिर उनके कितने गवाह होंगे, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men। तो फिर ऐसी किस्म की जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है या फिर फाइनेंशियल मीन्स पैसों की लेन देन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है, तो फिर कितने गवाह होंगे, कौन होगा गवाह, 1 मर्द 2 men, 2 मर्द और 1 man एंड 2 women। कितने गवाह होंगे उसके, 2 men मीन्स 2 मर्द हो, ठीक है, या फिर 1 man और 2 women। अब यहाँ पर 2 women क्यों, यहाँ पर एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर एक हमारे पास औरत जो होती है ना, औरत की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, अगर एक औरत भूल जाए तो फिर दूसरी औरत उसको याद दिलाए। आ रही बात समझ में। 2 men, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, 2 मर्द होने चाहिए। अगर 2 मर्द नहीं है तो फिर 1 मर्द 2 औरत। यहाँ तक बात क्लियर है। सो दैट 1 may रिमाइंड द अदर, इसीलिए 2 औरत, इसलिए 1 मर्द और 2 औरत, इसलिए कि अगर एक औरत भूल जाती है तो फिर दूसरी औरत उसको याद दिलाए। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, द एविडेंस शैल बी लीड अकॉर्डिंगली, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो गवाही है वो उनके मुताबिक ही दी जाएगी। एक औरत गवाही दे रही है उसके मुताबिक दूसरी औरत देगी, अगर दूसरी औरत गवाही दे रही है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग यही औरत गवाही देगी। अगर इन दोनों में से कोई एक गवाही दे रही है तो फिर वो भी काबिल कबूल होगी। नंबर बी बात करता है इन ऑल अदर मैटर्स, दूसरे सब केसों के अंदर द कोर्ट्स में एक्सेप्ट, कोर्ट जो है वो कबूल करेगी, कबूल कर सकती है, मे है यहाँ पर, मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट में एक्सेप्ट, कोर्ट कबूल कर सकती है, और एक्ट ऑन या फिर अमल कर सकती है द टेस्टिमनी ऑफ 1 man और 1 woman,
एक मर्द और एक औरत की गवाही पर भी ये अमल कर सकती है और कबूल कर सकती है। आर सच अदर एविडेंस इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट, या फिर कोई और गवाही जो कि हमारे पास हर केस की जो हमारे पास सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंसेस होती है, उनसे रिलेटेड। एक यहाँ पर मैक्सिम है, मैक्सिम में आपको बता दूं, एविडेंस हैज़ टू बी वेड नॉट काउंटेड, कि एविडेंस का क्या होना चाहिए, एविडेंस का वजन होना चाहिए, वेड होना चाहिए, काउंटेड नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कोई एविडेंस है, कोई एविडेंस के अंदर कोई आई विटनेस है, एक ही आई विटनेस है मगर ठोस एविडेंस है, गवाही पेश करता है और अक्यूज को सज़ा हो जाती है। एक तरफ 10 विटनेस हैं मगर क्या है, ठोस विटनेस नहीं है। आधी बात समझ में। मगर इन जो हमारे पास 10 शख्स हैं, इनकी गवाही पर भी जो अक्यूज जो है वो अक्वेट हो जाता है, इनको सज़ा नहीं होती है। तो फिर यही माना जाता है कि अगर एक ही आपके पास गवाह है और अच्छा गवाह है तो फिर एक ही गवाह काफ़ी है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत आसान है। इसके बाद हम चलेंगे, हमारे पास डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।